हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में चुनावी मौसम चल रहा है। लोकसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है वो जोर शोर से चल रही है। दूसरे चरण के वोट आज डाले जा चुके हैं। चुनाव जो होता है उसको लेकर एक विवाद की स्थिति भी आमतौर पे हमेशा हर बार बनती है, जो कि इस बार भी एक बार दोबारा से बन रही है। और इस विवाद के केंद्र में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसा कि आप में से काफी लोग जानते होंगे, राजस्थान में अपने एक भाषण में कुछ इस प्रकार की टिप्पणियां की जिनको शायद सांप्रदायिक माना जा सकता है, जिनको ऐसी टिप्पणियां माना जा सकता है जिनसे कि समुदायों के बीच में आपस में घृणा और नफरत की भावना बढ़ सकती है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत का जो लोकतंत्र है, भारत में जो चुनाव आयोग है, वो इस पूरी प्रक्रिया में, निर्वाचन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार से धर्म और जाति का प्रयोग करने से इनकार करता है। मतलब वो साफ तौर पे ये कहता है कि आप किसी भी तरह से धर्म की भावनाओं को भड़काकर वोट नहीं मांग सकते। ना तो आप प्रत्याशी अपने धर्म का प्रयोग कर सकता है कि मैं अमुक धर्म का व्यक्ति हूं इसलिए मुझे वोट दें, ना ही प्रत्याशी जो है वोटरों को उनके धर्म के नाम पर भड़का सकता है कि आप चूंकि उस धर्म के या इस धर्म के व्यक्ति हैं इसीलिए आप मुझे या मेरी पार्टी को वोट दें। ऐसा करना भारत में निर्वाचन आयोग की जो आदर्श चुनाव आचार संहिता है उसका उल्लंघन है। तो जैसा कि होना था, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री की इसके लिए आलोचना की। उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री की शिकायत निर्वाचन आयोग से भी की कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उसके जवाब में निर्वाचन आयोग की जो कार्रवाई है वो अपने आप में बड़ी यूनिक कार्रवाई, बड़ी अद्भुत कार्रवाई इस बार देखने को आई, जो आमतौर पे कभी देखने को नहीं मिलती। क्या किया है निर्वाचन आयोग ने और ऐसा करने का कारण क्या संभव है या फिर उसका क्या अनुमान लगाया जा रहा है, इसके बारे में हम अगले 5-7 मिनट में केवल चर्चा करेंगे। लेकिन ये शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 26 अप्रैल सुबह 8 बजे से, यानी कि आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, 18 प्रिंटेड किताबें, प्री और मेंस और इंटरव्यू सबकी तैयारी याद रखिएगा। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी फीस में शामिल होगा। आप AJ लाइव कोड लगा के 29,999 रुपए में इस बैच से आज ही जुड़ जाइए। अभी केवल इंट्रो क्लास हुई है, अभी आपका ज्यादा कुछ छूटा नहीं है। विषय की पढ़ाई जो है वो आपकी कल से शुरू होने वाली है, तो आज ही, अभी भी देर नहीं हुई है, आप इससे तुरंत जुड़ सकते हैं। और इसके साथ के साथ एक और बहुत बड़ी खबर जो है वो ये है कि 2 वैकल्पिक विषय जो है हमारे यहां, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट आ रहे हैं। इतिहास आ रहा है मनोज सर द्वारा और PSIR जो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये आ रहा है अमरेंद्र सर द्वारा। शाम 6 बजे दोपहर, शाम 6 मई से दोपहर 1 बजे ये बैच शुरू होंगे। तो आप AJ लाइव कोड लगा के इनमें से जो भी आपको वैकल्पिक विषय लेना हो, दोनों काफी पॉपुलर हैं, काफी ज्यादा स्कोर इनमें आते हैं, इतिहास में भी और PSIR में भी। तो आप दोनों में से जिसको भी पढ़ना चाहते हो आप उस बैच से जुड़ जाइए। 15,999 इसकी फीस है, AJ लाइव कोड आपको लगाना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं निर्वाचन आयोग की कार्रवाई की कि यार ये इस पूरी प्रक्रिया में हुआ क्या। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि भारत में चुनाव के समय एक आदर्श, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, एक आदर्श चुनाव आचार संहिता ये लगी होती है। और ये संहिता क्या कहती है, ये संहिता स्पष्ट तौर पे कहती है कि धर्म के आधार पर वोट की अपील करना, धर्म के आधार पर अपील करना जो है वो इसमें पूरी तरह से प्रतिबंधित है, बिल्कुल इसमें गलत माना जाता है। आप अगर अपने चुनाव प्रचार में ऐसी बातों का प्रयोग करते हैं जो कि अनुचित है, किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, वो भी इसमें अनुचित माना जाता है। तो इसमें जैसा कि आपको मैंने बताया, भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं प्रधानमंत्री मोदी। और याद रखिएगा, मैं स्टार यहां पे उन्हें ऐसे ही जनरली नहीं कह रहा हूं, ये एक लिस्ट होती है जो पार्टियां निकालती हैं, वो है अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सभी बड़ी पार्टियां जो हैं वो 40 तक स्टार प्रचारकों की सूची निकाल सकती हैं। तो इन प्रचारकों, ये प्रचारक बेसिकली अपने अलावा बाकी लोगों का भी प्रचार करते हैं और इनका जो प्रचार है उसमें भाई उनका खर्चा जो है प्रत्याशी के खर्चे में जुड़ता नहीं है। तो जैसे बीजेपी के लिए मोदी साहब जो हैं वो स्टार प्रचारक हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए आप मान सकते हैं राहुल गांधी एक तरह के स्टार प्रचारक हैं।
कि भाई वो जगह जगह जाते हैं और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो भाई ये जो लोग हैं, इस तरह के बड़े नेता आमतौर पे जो होते हैं वो स्टार प्रचारक होते हैं। तो आमतौर पे क्या होता है, जब भी कोई प्रत्याशी आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो निर्वाचन आयोग की जो स्टैंडर्ड कार्रवाई होती है कि निर्वाचन आयोग उस व्यक्ति को नोटिस भेजता है, जैसा अब तक होता आया है। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास यहां लिखे हुए हैं। सोनिया गांधी जी जब 2007 में गुजरात चुनाव था, तब उन्होंने उस समय जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी साहब, उनके लिए कुछ मौत के सौदागर शब्द का शायद उन्होंने प्रयोग किया था, अगर मुझे सही याद है तो इस शब्द को आपत्तिजनक माना गया था कि किसी भी नेता को मौत का सौदागर बोलना एक तरह से उसको हत्यारा कहना है, जो कि उचित बात नहीं है। तो सोनिया गांधी को निर्वाचन आयोग ने नोटिस भेजा था। सोनिया गांधी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री जैसी ही थी, आप जानते ही हैं। तो भाई मतलब किस तरह से यूपीए की चेयरपर्सन थी, बहुत बड़ी नेता थी, देश में उस समय उनकी सरकार भी थी, लेकिन उनको नोटिस भेजा गया था। इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी को, जब गुजरात के मुख्यमंत्री वो थे, तब 2008 के चुनाव प्रचार में उनको भी नोटिस दिया गया था कि उन्होंने किसी ना किसी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन किया था। 2013 में माफ कीजिएगा, 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी को एक बार फिर नोटिस दिया गया था। अमित शाह साहब जो है 2014 में उनको एक बार नोटिस दिया गया था, तब वो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हुआ करते थे। तब उनको नोटिस दिया गया था कि यार इन्होंने भी कुछ अपने भाषण में इस प्रकार का आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। तो इस तरह के नोटिस जो है बड़े बड़े नेताओं को, जैसा आपको स्पष्ट है, मिलते रहते हैं। हालांकि ये मैं बता दूं कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस नहीं दिया गया है। आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया है। तो अगर ये मोदी साहब को दिया जाता तो ये पहली बार होता, और यही सबको लग रहा था कि भाई इस तरह के भाषण के बाद, जो कि प्रथम दृष्टया आप कह सकते हो कि आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस तो शायद मिलता ही मिलता है इसके लिए, उसके बाद भले ही आयोग कार्रवाई कुछ ना करता, उनके स्पष्टीकरण को मान लेता, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने कुछ एक अलग तरीके की कार्रवाई जो है वो कर दी है इस बार। अच्छा, इसके अलावा बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी ने भी कुछ इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी करी है कि प्रधानमंत्री जो है वो आपका पैसा छीन के किसी अदानी को दे देंगे वगैरह, जो कि उचित नहीं है, जो कि असत्य है, जो कि झूठ है। तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत इस तरह की करी है। तो इस बार निर्वाचन आयोग ने एक अनोखा, एक अजीब सा कदम उठाया, और वो अजीब सा कदम क्या है कि इन दो व्यक्ति जिनके खिलाफ यह आरोप लगे, जिनके खिलाफ नोटिस दिए गए, उन दोनों को नोटिस भेजने की बजाय इन दोनों की पार्टी के अध्यक्षों को नोटिस भेजा। जैसे मोदी वाले केस में जो नोटिस दिया गया, वो कायदे में प्रधानमंत्री मोदी को मिलना चाहिए था, क्योंकि भाई भाषण तो उन्होंने दिया, लेकिन उनकी बजाय जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं नड्डा साहब, जेपी नड्डा साहब जो हैं, उनको यह नोटिस दिया गया है और उनसे कहा गया है कि आप बताइए कि भाई आप एक्सप्लेन कीजिए कि इनका भाषण क्या था। ऐसे ही राहुल गांधी वाले केस में उनको नोटिस देने की बजाय जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको नोटिस दिया गया है कि आप बताइए कि भैया ये इन नेता का, आपके जो ये स्टार प्रचारक हैं, इनका क्या कहना है, इन्होंने ये क्या क्या भाषण दिया है। यानी कि इन नेताओं को सीधे सीधे नोटिस देने की बजाय इनके पार्टी अध्यक्षों को नोटिस देकर निर्वाचन आयोग ने शायद ये संदेश देने की कोशिश की है कि भैया आपके जो स्टार प्रचारक हैं उनके आचरण के जिम्मेदार पार्टी है, कि आपके जो भी स्टार प्रचारक हैं उनकी आचरण की जिम्मेदारी जो है वो पार्टी को लेनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि आप भैया वो तो स्टार प्रचारक हैं, उन्होंने जो बोला बोल दिया, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अब ये स्पष्ट कर दिया निर्वाचन आयोग ने कि यह आचरण की जिम्मेदारी जो है वो पार्टी की होगी। पार्टी को जवाब देना पड़ेगा, पार्टी अध्यक्ष को जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपके स्टार प्रचारक ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर काफी निर्वाचन आयोग की आलोचना भी की जा रही है। ठीक है, निर्वाचन आयोग की काफी आलोचना भी की जा रही है, और आलोचक ये कहते हैं कि ये सब इसलिए किया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग वास्तविकता में प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं देना चाहता था। और इसमें एक जो भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त रहे हैं, उन्होंने आलोचना में, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया है, वो ये कहते हैं कि इसमें क्या हुआ है कि निर्वाचन आयोग ने आगे के चरण तो सारे खत्म ही कर दिए ना। देखिए, अगर निर्वाचन आयोग किसी को नोटिस देता है तो वो व्यक्ति उस नोटिस का जवाब देता है, और अगर नोटिस का जवाब जो है वो संतोषजनक नहीं पाया जाता, मान लीजिए आपने नोटिस दिया गया निर्वाचन आयोग ने, ये मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मान लीजिए वो प्रधानमंत्री मोदी को नोटिस देते, प्रधानमंत्री से जवाब मांगते कि भैया आप क्या कहना चाह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जो है उस नोटिस का कुछ जवाब देते,
अगर ये नोटिस का जवाब संतोषजनक नहीं माना जाता तो निर्वाचन आयोग उन पे कार्रवाई कर सकता था। निर्वाचन आयोग उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची से हटा सकता था, उनके प्रचार करने पर कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगा सकता था, यहां तक कि उनकी प्रत्याशिता भी रद्द कर सकता था। बहुत सारे कदम उठा सकता है निर्वाचन आयोग। लेकिन यहां पे आलोचक ये कह रहे हैं कि अब क्या है कि निर्वाचन आयोग ने मोदी और राहुल गांधी को तो नोटिस ही नहीं दिया ना भाई, तो अब जवाब जो देंगे वो नड्डा और खड़गे देंगे। तो अब मान लीजिए कल को बीजेपी के जो अध्यक्ष है नड्डा साहब, अगर वो मोदी जी के भाषण पे अच्छा जवाब नहीं भी दे पाए, संतोषजनक जवाब नहीं भी दे पाए, तो भी आप कार्रवाई किस पे करोगे? आप क्या पूरी बीजेपी पे कार्रवाई कर दोगे? वो तो आप कर नहीं सकते। या आप पूरी कांग्रेस पे कार्रवाई कर दोगे अगर खड़गे साहब जो है वो राहुल गांधी के स्पीच को एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो? क्या आप पूरी कांग्रेस पे कार्रवाई कर दोगे? वो तो आप कर नहीं सकते। और अगर आपने मोदी या राहुल गांधी पे कार्रवाई करी तब ये तो कोर्ट चले जाएंगे कि भैया हमको तो जवाब देने का अवसर नहीं दिया। भाई कार्रवाई अगर आप मुझ पे कर रहे हो तो मुझको जवाब देने का अवसर तो देना चाहिए था। आप जवाब किसी और से मांग रहे हो, कार्रवाई मेरे पे कर रहे हो। ये तो न्याय की सीधा जो न्याय का सिद्धांत है, न्याय का जो बेसिक सिद्धांत है कि हर व्यक्ति को अपनी बात को एक्सप्लेन करने का अवसर मिलेगा, उसका उल्लंघन हो गया कि नहीं हो गया? तो ये तो सीधा उल्लंघन हो जाएगा। तो भाई ये एकदम स्पष्ट है कि ऐसे मामले में क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से ये कहा जा रहा है, ये एक आलोचना आ रही है निर्वाचन आयोग की कि पार्टियों को नोटिस देकर निर्वाचन आयोग ने वास्तविकता में इन बड़े नेताओं के निर्वाचन आयोग के चंगुल से बचने का रास्ता स्पष्ट कर दिया है। अब किसी भी तरीके से निर्वाचन आयोग, अब ये पार्टी अध्यक्ष जवाब देंगे और इनको जवाब देने के लिए अच्छा खासा टाइम दिया गया है, 29 तारीख तक इनको जवाब देना है। निर्वाचन आयोग फिर 4 दिन इस जवाब को पढ़ेगा। उसके बाद अगर वो असंतोषजनक कहता भी है तो क्या कार्रवाई कर लेगा? वो पार्टियों पे क्या कार्रवाई करेगा? तो ये जो है ये अपने आप में एक ऐसा कदम माना जा रहा है जिससे वास्तविकता में निर्वाचन आयोग ने अपनी शक्ति को कम किया है। ठीक है, इस एक बात को आपको समझने की आवश्यकता है। एक स्वच्छ स्वतंत्र चुनाव के लिए बहुत जरूरी है कि भाषा की शुद्धता जो है और किसी प्रकार का गलत आचरण जो है वो चुनाव में अनुमति उसकी ना दी जाए। और पिछले कुछ समय से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर काफी सवालिया निशान उठे हैं। तो ऐसे में यह बहुत ही दुखद बात है कि निर्वाचन आयोग को लेकर इस तरह के सवाल जो हैं वो और ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए इतना ही। आगे और कोई इस मामले में विकास होगा तो मैं आपको इसके बारे में जल्दी से बताऊंगा। लेकिन बस आपको 2 चीजें जो मुझे फटाफट फिर से बतानी है। ऑप्शनल के 2 बैचेस शुरू हो रहे हैं 6 तारीख से, हिस्ट्री का और पीएसआईआर का। एजे लाइव कोड लगा के 15,999 में आप जुड़ सकते हैं। और हमारा P2I बैच जो है वो आज सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है। एजे लाइव कोड लगा के आप 29,999 में उससे भी जुड़ सकते हैं। जो भी आप चाहते हो उससे तुरंत एजे लाइव लगाकर जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।